रॉय के साथ रॉयल एफएम पर आपसे हो रही है मुलाकात। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डिटेक्टिव डॉक्टर दीपेश विक नील रॉय पन्ना, और एक बार फिर से जुड़ गया हूं आप सबसे। और जैसा कि आप जानते हैं कि आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने की श्रृंखला में ये पॉडकास्ट खास आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूं, और इस दौरान हम बातचीत कर रहे हैं वरिष्ठ उद्घोषक, ब्रॉडकास्टर और रेडियो प्रेमी, रेडियो मर्मज्ञ, प्रसारण कर्मी, लेखक और प्रस्तुतकर्ता श्री कमल शर्मा जी से। 1947 देश विभाजन की पीड़ा से गुजर रहा था। लाखों लोग बिछड़ रहे थे, अराजकता थी, आंसू थे। तब आकाशवाणी ने सूचनाओं का दीप जलाया, और फिर मध्यरात्रि का वो ऐतिहासिक क्षण जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का ट्राइस्ट विद डेस्टिनी भाषण देश ने रेडियो पर सुना। उस रात सिर्फ भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, भारत की आवाज भी स्वतंत्र हुई थी। जब सिनेमा बदल रहा था, जब समाज बदल रहा था, तब आकाशवाणी भारतीय शास्त्रीय संगीत की संरक्षक बनी। पंडित रविशंकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, बेगम अख्तर जैसे दिग्गज कलाकारों की साधना आकाशवाणी के माध्यम से जन जन तक पहुंची। 1954 में शुरू हुआ आकाशवाणी संगीत सम्मेलन भारतीय संगीत इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बन गया। विविध भारती का जादू 1957 से शुरू हुआ, जब जन्म हुआ विविध भारती का। रेडियो पर गीतों की बहार छा गई। हवा महल, जयमाला, युववाणी और गीतमाला की धुनों ने भारत की पीढ़ियों को बांध दिया। हर शाम रेडियो सिर्फ यंत्र नहीं रहता था, घर का सदस्य बन जाता था। विश्व के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्कों में से एक है हमारी आकाशवाणी। 480 से अधिक प्रसारण केंद्र, 650 से अधिक ट्रांसमीटर, 23 भाषाएं, 146 बोलियां, भारत की लगभग संपूर्ण जनसंख्या तक पहुंच। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये उस विश्वास का प्रमाण है जो भारत ने आकाशवाणी पर रखा। युद्ध, आपदा और जन जागरण, जब सीमाओं पर युद्ध हुआ, आकाशवाणी ने साहस जगाया। जब आपदाएं आई, आकाशवाणी ने मार्ग दिखाया। जब किसानों को ज्ञान चाहिए था, आकाशवाणी खेतों तक पहुंची। जब युवाओं को दिशा चाहिए थी, युववाणी बनी उनकी साथी। और जब देश को एक सूत्र चाहिए था, आकाशवाणी ने कहा, हम सब भारतवासी हैं। डिजिटल युग में भी अमर है। और आज मोबाइल है, इंटरनेट है, पॉडकास्ट है, एफएम चैनल है, परंतु आकाशवाणी अब भी जीवित है। जैसा कि मैंने कहा, वो अमर है, क्योंकि विश्वास कभी पुराना नहीं होता। और इसी विश्वास को कायम रखते हुए हम कमल शर्मा जी से बातचीत आगे बढ़ाते हैं। आज दूसरा अंक लेकर हाजिर हूं मैं आपके समक्ष। तो सुनते हैं कमल शर्मा जी क्या कहते हैं। आकाशवाणी के 90 दशक, रेडियो की वो मीठी कसक। कमल जी, ये भी जानना चाहूंगा कि आपने कई तरह के कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मैंने आपको वंदनवार से लेकर, संगीत सरिता से लेकर, पिटारा से लेकर, छाया गीत से लेकर, लोक संगीत से लेकर, आपसे जानना चाहूंगा आपके प्रिय कार्यक्रम या किस रस के कार्यक्रम। नाटकों में भी मैंने आपको सुना और हमारे श्रोताओं ने सुना, और मैं तो ये सोच ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे बचपन की याद है कि हमारे घर में घड़ी देखी नहीं जाती थी। मेरी माता जी रेडियो सुबह उठते ही चलाती थी, और हम जानते थे 7 बजे भूले बिसरे गीत है, 7:30 बजे संगीत सरिता है, 8 बजे समाचार है, 8:30 बजे चित्रलोक है। मतलब समय से हम रात, टीवी तो बहुत बाद में आया, 1980 के बाद टीवी घुसा तो रात के कार्यक्रम हम कम सुनने लगे। लेकिन सुबह तो स्कूल जाने से लेकर, कॉलेज जाने से लेकर, मतलब टाइमिंग जो है, मम्मी कभी किचन से घड़ी नहीं देखती थी ना, इतने घड़ियां होती थी घर में। ड्राइंग रूम में शायद एक वॉल क्लॉक हुआ करता था या एक मेन घड़ी होती थी। रिस्ट वॉच भी यदा कदा लोग बाहर जाते वक्त ही पहनते थे। और तो इतने विविध कार्यक्रम, आपको तो मैंने हर कार्यक्रम में हर रस में सुना है, लेकिन आप ऐसे प्रस्तुतकर्ता, आपके जहन की सबसे प्रिय कार्यक्रमों की लिस्ट अगर मैं पहले 5 पूछूं तो कौन से होंगे? देखिए, मैं युवाणी में है क्या, विविध भारती में तो 1992 में आया,
तो यहाँ तो छाया गीत मेरा बहुत पसंदीदा कार्यक्रम था ही। लेकिन आपको मालूम है कि 1996 में एक कार्यक्रम हमारे यहाँ शुरू हुआ पिटारा, तो जिसमें हमारी उस समय की स्टेशन डायरेक्टर थी श्रीमती विजय लक्ष्मी सिन्हा। तो उन्होंने मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी और मैंने भारत का पहला इंटरैक्टिव फोन इन प्रोग्राम डिजाइन किया। उसका नाम था हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश, जी जी जी। हाँ, बहुत लोकप्रिय हुआ। उसके बाद में जब हमारे यहाँ युद्ध की स्थितियां बनी, कारगिल का युद्ध हुआ, तब मैंने कार्यक्रम फौजी साथियों के लिए डिजाइन किया था। उसका नाम था हेलो कारगिल। वो 4 महीने प्रसारित हुआ। फिर उजाले उनकी यादों को तो है ही। इसके अलावा भारतीय सिनेमा के नक्षत्र, जब भारतीय सिनेमा के 100 साल पूरे हुए। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, मैंने आकाशवाणी रायपुर से अपनी यात्रा शुरू की रेडियो की, तो वहाँ मैंने करीब 70-80 प्रोग्राम डिजाइन। उनमें जो मेरा जो एक सबसे प्रिय कार्यक्रम था उसका नाम था समय यात्री। तो वो हाँ, एक सीरियल था, उसको मैं ही लिखता था, मैं ही प्रोड्यूस करता था। वो 2.5 साल मैंने चलाया। वो महाभारत के आने से पहले समय का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं यूज कर चुका था उसको। उसमें वो बोलता कि मैं समय यात्री हूँ, मेरे साथ समययान पर सवार हुई है और चलिए ईसा से 400 साल पहले। और फिर वो म्यूजिक के साथ, साउंड इफेक्ट्स के साथ में। तो इसके अलावा वहाँ मैंने कुछ फीचर जो हैं बहुत ही ऑफ बीट फीचर पेश की, जैसे ट्रक वालों की जिंदगी पर, पहियों पर घूमती जिंदगी। फिर ये जो सुराहियाँ बनाते हैं, कुल्फी बेचते हैं, उन पर उनका सीरियल हम ठंड बेचते हैं। फिर एक जो मुर्दे जलाने वाले जो और कब्र खोदने वाले, उन पर मैंने एक फीचर किया था, डॉक्यूमेंट्री फीचर। उसका नाम था मौत बख्शती है जिंदगी इन्हें। तो और फिर एक किया था भारतीय सिनेमा का कल्पतरु दक्षिण पूर्वी रेलवे, जिसके लिए हम हावड़ा गए थे। तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, डाकिया आया, सलाम साहब, बैरों की जिंदगी पर था। तो और ऐसे एक टोनी किया था जो हमारे यहाँ इसकी जो एक अंधविश्वास है उसको तोड़ने के लिए, उसके लिए जन जागरण के लिए। तो वहाँ पर पत्थर बोल उठे कार्यक्रम मैं करता था जो मॉन्यूमेंट्स पर था। तो उसमें उनको कैरेक्टर बना करके हम प्रोग्राम प्रेजेंट करते। तो ऐसे तो क्योंकि उसमें फिर न्यूज़ रील का प्रोग्राम होता था, उसमें कंपोजिट प्रोग्राम थे, जैसे कि जो अर्बन यूथ था उसके लिए हम लोग एक प्रोग्राम करते थे, उसका नाम था परिसर यानी कैंपस। और जो गांव में रहने वाले, जो ग्रामीण अंचलों में रहने वाले हमारे युवा साथी थे, उनके लिए हम करते थे गूंजे स्वर गाँव के। और जो वनांचलों में रहते थे हमारे युवा साथी, उनके लिए हम करते थे युवा वनवासी। तो आप सोचिए कि एक मतलब कितना बृहद पैमाने पर हमने युवाओं को इस कार्यक्रम से जोड़ा था। और फिर उनके लिए कविताएं, साहित्य के कार्यक्रम, परिचर्चाएं, करियर गाइडेंस से लेकर के खेल और सारी चीजें, मतलब जिसको कहते हैं टोटल पैकेज, जिसको आप कहते हैं टोटल पैकेज। जी सही कहा आपने, एक शब्द में टोटल पैकेज। कमल जी, ये जानना चाहूंगा आपसे कि मुझे उस जमाने में तो पत्र आते थे, पोस्ट कार्ड आते थे, इनलैंड लेटर भी आते थे और लिफाफे भी आते थे। कोई ऐसे श्रोता का पत्र, कोई ऐसा श्रोता जो आपके मन में रह गया हो, जिसने कुछ अनूठा किया हो या लिखा हो या आपसे मिला हो, आप शेयर करना चाहें? इसमें तो सब तरह के थे, बहुत तारीफ करने वाले भी, सुझाव देने वाले भी, और अपशब्दों में चिट्ठियां लिखने वाले भी। लेकिन हमें आता कि है ना कि उनका प्यार, उनका गुस्सा सिर मान चुके, क्योंकि हम तो ये मानते थे कि ये मासूम है, भोलापन है, उस भोलेपन में इन्होंने हमें लिखा। तो सुझावों का हम स्वागत करते थे। और मुझे याद है कि अमेरिका से एक हंसा बहनें वो मुझसे मिलने आई थी, शिकागो से आई थी हमारी श्रोता वर्षा जी। और इसके अलावा मुझको याद है कि मैं वॉशिंगटन डीसी से रात में मुझे किसी ने फोन किया। मेरे ख्याल से उन साहब का नाम शायद संजय फर्स्ट नेम था। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व करता हूँ, अधिकारी हूँ, और मुझे भारत से और भारतीयता से आपने जोड़ के रखा। तो उन्होंने पूछा क्या कमल जी मैं बात कर सकता हूँ? मैं कह रहे। फिर मुझे याद है कि एक पोस्ट मास्टर जनरल थे, रिटायर हो गए थे, उन्होंने किया। एक और थे, वो शिमला में रहते थे, मंजू साहब, उन्होंने वो भी बहुत बड़े विविध हास्य की प्रशंसक रहे। और कई लोग ऐसे थे कि जो नाम नहीं लिखते थे, खूब तारीफ करते थे। और मुझे याद है कि हमारी एक श्रोता थी,
5-5, 4-4, 5-5 पेज की चिट्ठियां वो हर हफ्ते लिखे। अच्छा, उसमें बहुत सारे लोग अपने मन को खोल के रख देते थे। कहीं में कुछ ऐसी बातें भी होती जो बहुत निजी किस्म के पत्र होते थे, जिसमें उनकी वो अपनी पसंद जो है वो लिख देते थे। तो ऐसा है कि लेकिन हम चूंकि एक राष्ट्रीय प्रसारण संस्था से जुड़े हैं तो उसकी अपनी मान मर्यादा है। पत्रों के जवाब भी चूंकि आपको जब मैं देता था लगातार, अपने मेरे दूसरे साथियों ने भी दिए और मैंने भी दिए, तो हमें अपनी प्रसारण नीति का भी ध्यान रखना होता था, अपने श्रोताओं का भी ध्यान रखना होता था। तो जवाब हम कोशिश करते थे कि ऐसे दें कि हमारे श्रोताओं की संतुष्टि हो जाए और उनके मन का मलाल निकल जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। कमल जी, आपने इतना बड़ा समय आकाशवाणी के साथ बिताया है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने एनालॉग टेप स्पूलिंग, जब हम टेप लेकर और इतने बड़े मशीन पर, और वो कभी उलझ जाती थी, कभी उसको सेलो टेप से हम चिपकाते थे, कभी उसमें भी बहुत खुराफाती टेक्नीशियन हम अपना लगाते थे, क्योंकि टेक्नीशियन को बुलाने से हम कभी कभी सोचते थे अरे हमारा समय बच जाएगा, हम अभी कर लेते हैं खुद ही इसको ठीक। फिर आपने डिजिटल दौर देखा और कंप्यूटर पे सब होने लगा। कितना परिवर्तन और कितना आपने अपने आप को नए दौर के साथ डाला, और क्या आपको कोई अड़चने आई या किस तरह से आपने, क्योंकि मुझे तो आज तक मैं सोचता हूँ ऐसा कोई म्यूजियम तो जरूर बनना चाहिए जब वो माइक्रोफोन, वो एनालॉग की मशीनें, वो टेप जरूर एक बार लोगों को देखना चाहिए। क्योंकि आजकल तो जैसे मैं अभी आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ ऐसे नहीं हो सकता था, और आप लोगों ने तो मीलों तय किया है किसी बड़े एक्टर को, दिग्दर्शक को, राइटर को दूसरे शहर में, दूसरे प्रदेश में कौन कहाँ बिजी है, और ना एसी होता था, ना कुछ इस तरह की व्यवस्था होती थी, और पूरी मशीन उठा के, और वो वहां जाके भी कभी गड़बड़ कर जाती थी, हम 1-2 स्पूल एक्स्ट्रा लेके जाते थे। आप थोड़ी से वो बात बताइए कि किस तरह के अड़चन और किस तरह की संस्मरण आपके हैं। दिपेश भाई, आपने ना कहते हैं ना यादों की गजल छेड़ दी। आज उजाले कमल जी के यादों की है। वो देखिए क्या होता है कि ना कभी कभी जो अभाव होते हैं ना उनका एक अपना मजा होता है ना। बहुत सुंदर। और क्या होता है कि आप इंडियन सिनेमा को ही देख लीजिए, उस समय के जो बड़े डायरेक्टर्स थे उनके पास में कितना अभाव था, लेकिन उन्होंने क्या बेहतरीन सिनेमा दिया है ना। आप सोचिए कि मैं आपको करोड़ों की मशीनें दे दूं, बर्तन दे दूं, बेहतरीन एसी वाला आपको एक किचन बना के दे दूं, और उसमें खाना अगर कोई बनाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, उसके बाद रेसिपी के सामने। लेकिन अगर वही आदमी कोई ऐसा है कि एक जहाँ पर ठीक से आग भी नहीं जल रही है, चूल्हे में धुआं निकल रहा है, और उसके बावजूद उसके हाथों में जादू है और बढ़िया खाना बनाता है, आप उंगलियां चाटते रह जाते हैं, तो मुझे लगता है कि उस आदमी का काम ज्यादा महत्वपूर्ण है जो जिसने कम मतलब सुविधाओं में बहुत अच्छी चीज आपको दी है। अच्छा, दूसरी चीज क्या होता है कि आपका एक जुड़ाव होता है चीजों से, जैसे और कुछ चीजें पहचान भी होती है, जैसे सिने कैमरा जो है वो सिनेमा की पहचान है, वो उसका पेन है ना। आप सिनेमा के कैमरे को हटा दीजिए तो आपको लगेगा कि फिल्म, फिर आप ना सोचेंगे कि यार कंप्यूटर पे कैसे फिल्म बन जाएगी, हालांकि अब बन रही है ना, लोग बनाते हैं, तो कुछ चीजें उसकी पहचान है। तो हम जब स्टूडियो में थे तो उस समय सीडीज भी बहुत बाद में आई, पहले तो 78 आरपीएम के रिकॉर्ड भी, 33 आरपीएम के, और ईपी जो एक्सटेंडेड प्लेज जिनको आप बोलते हैं है ना, जो 45 आरपीएम के। तो इसके अलावा कई बार क्या होता था, ट्रैक बैक आ जाता था, मानो मैं चलते चलते रिकॉर्ड में, तो हम लोग ना, जैसे आपने बताया कि हमारा खुद R&D होता था, हम एक सिक्का निकाल करके स्टाइलस में रख देते थे, जी है ना। अच्छा, कई बार क्या होता था कि ये भी बदमाशी की कई बार हम लोगों ने कि गाना अभी टाइम बचे 2 मिनट है ना, अब क्योंकि दूसरा कोई नया गाना आप लगाएंगे तो वो 2 मिनट में तो होगा नहीं, तो इसी के तो स्टाइलस को ऐसी जगह लगा देते थे कि वहां से फिर से कोई स्टांजा जो है रिपीट हो जाए, पहला वाला। तो लोग बोलते थे साहब ये स्टांजा कैसे रिपीट हो गया, गाने में तो है। लेकिन इस तरह की कुछ कलाकारियां हम लोगों ने की। साउंड इफेक्ट्स जो थे वो टेप में हुआ करते थे, अभी तो ऐसा कि आप एक क्लिक कीजिए और दुनिया भर के साउंड इफेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन और कई सारे ट्रैक आप एक साथ रिकॉर्डिंग ट्रैक पे एडिटिंग कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, और नो डाउट आज बहुत प्रिसाइज, बहुत शार्प एडिटिंग आप कर सकते हैं साउंड की।
हमारे जमाने में ये सिर्फ हाथों के कौशल पर निर्भर था कि आप कैसे करते। सही कहा। तो मुझे याद है कि एक बार मैं मशहूर लेजेंडरी ब्रॉडकास्टर अमीन सायानी साहब को मैं असिस्ट कर रहा था विविध भारती के एक प्रोग्राम के लिए। तो वो तो मेल्ट्रॉन पे बना रहा था प्रोग्राम में। तो उन्होंने कहा कि ये गाना छोटा हो सकता है, रिदम नहीं कटनी चाहिए। मैंने कहा आपको कौन सा हिस्सा चाहिए गाने का, रिदम नहीं कटेगी। तो मुखड़ा तो ले लिया हमने और फिर मिलकर से दूसरा स्टैंजा या तीसरा स्टैंजा उनको चाहिए था। तो बोले जुड़ जाएगा, मैंने कहा जी। तो मैंने खट से जोड़ दिया। तो वो हैरान होकर देखने लगे, फिर आए और मुझे गले लगाया, मेरा हाथ चूमा, बोले बेटा मैं कमाल। हमारे तो वो किसी बहुत बड़े पुरस्कार से कम नहीं था, क्योंकि इतने बड़े वो लेजेंडरी ब्रॉडकास्टर। तो अच्छा दूसरी चीज क्या है कि जब हम रिकॉर्ड लगाते थे तो हम अगर मन में कोई भी डाउट हुआ है ना तो हम चेक कर सकते थे जी, है ना। जी। आर्टिस्टों के नाम जो लिखे हैं, संगीतकार का नाम है। अभी क्या है, जो कंप्यूटर में फीड किया गया वही आपको मिलेगा। सही है ना। तो हाँ, तो उस समय हमारे पास क्रॉस चेक करने की बड़ी सुविधा होती थी। और दूसरी चीज है, अब तो क्या एक क्लिक पे तो क्या तरह फेडरल ऑपरेट करने का इतना थ्रिल होता है। और सारी चीजें एक साथ आप दो डेक को, टर्न टेबल जिनको हम कहते हैं, रिकॉर्ड चलाने वाले 2 डेक, 3 टेप डेक और 2 CD प्लेयर के, उनको और बीच में विज्ञापन भी आपको बजाने हैं, चेक करना है, क्यों करना। तो वो जो चैलेंज हुआ करता था वो आपको और परफेक्ट बनाता था। जैसा कि अभी आपने वो जो किचन का जो उदाहरण दिया, पाक कला हाथ कला है। मतलब कहते हैं हाथ में बहुत कला होती है, तो उसके हाथों से खाना अच्छा बनता है। और जब आपने स्पूल की बात की, टर्न टेबल की बात की, और आपने अंतरा कहाँ से काटा और कहाँ जोड़ा, मेरे दिमाग में वो चित्र इतना सशक्त है, शाश्वत है कि इस तरह से हाथों से हम स्पूल को लेफ्ट एंड राइट घुमा के कट जोड़ देते थे। बिल्कुल। और मैं बताया ना कि सेलो टेप से तो पता ही नहीं चले। और कई बार जो टेकअप स्पूल जो होता था ना, वो जाम हो जाता था। तो टेप नीचे बैठ रही है। अच्छा, जो एयर पे जो चीज जारी, श्रोताओं को नहीं मालूम है कि स्टूडियो में क्या परेशानी फेस कर रहा है नाम से। अच्छा, दूसरी बात क्या होता है कि कई बार जो अचानक जो ब्रेक डाउन हो जाता था, तो वो एक बहुत बड़ी वो होती थी। उस समय आपको ये सोच समझ के बोलना है, या मान लीजिए हमारे कोई राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनका भाषण चल रहा है ना, या कोई और भी स्थिति है जो एक मान लीजिए राष्ट्रीय आपदा की कोई स्थिति आ गई, आपको तब कैसे व्यवहार करना है एक ब्रॉडकास्टर के नाते, क्योंकि तब करोड़ों सुनने वाले आपकी आवाज पे भरोसा करते हैं। तो आप जो बोलते हैं, क्योंकि आप सरकार को के प्रतिनिधि बन करके वहां बैठे होते हैं, तो आपको बहुत सोच समझ करके बोलना पड़ता है। तो ऐसी कई सारी जो जिम्मेदारियां आपको एक साथ निभानी होती हैं। कई बार ये होता था कि आप रिले है, तभी आपको थोड़ा सा सुस्ताने का, चाय पीने का एक मौका मिल गया। और मैं आपको बताऊं, मैं तो अपने स्टूडियो में रात को 2-2 बजे तक मैंने काम किया है। सही में सर, वो पैशन होना ही चाहिए। कई बार तो मैं स्टूडियो में सोया हूँ, क्योंकि वो डेडलाइन है, प्रोग्राम देना है। अच्छा, क्योंकि स्वभाव से मैं थोड़ा सा परफेक्शनिस्ट हूँ, तो मैं बहुत टाइम था मुझे अगर वो 5 सेकंड के म्यूजिक का पीस भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो मैं उसके लिए फिर उसका दूसरा ऑप्शन ढूंढ के ही रखूंगा ऐसा। ये आपने बिल्कुल सही बात कही है, बिल्कुल सही। मैं यही तार आपके साथ जोड़ के चलता था। मैं हर वक्त सोचता था आपको सुनते हुए कि ये लाइन, ये पंक्ति आपने गाने को यहीं से क्यों उठाया, और परवाज पे ही गाना चाहिए, तो परवाज पे कितने गाने, कौन सा सही बैठेगा, और परवाज वर्ड का सही मेरे स्क्रिप्ट के साथ कैसे मैच होगा। ये नहीं कि परवाज का ये गाना भी चल गया और कोई भी गाना मैंने डाल दिया। तो ये मैं सोच के ही चलता था कि आप परफेक्शनिस्ट होंगे ही, वरना इस तरह के कार्यक्रम निकल के आ नहीं सकते। क्योंकि आप यही इस एंटायर ऑडियो पॉडकास्ट 90 दशक कि ये जर्नी में आपसे शुरुआत करने का मेरा पहला मकसद यही था कि आज की युवा पीढ़ी जाने कि इतना आसान नहीं था कि क्यों आज तक वो कार्यक्रम प्रस्तोता, वो कार्यक्रम, वो गाने, वो म्यूजिक डायरेक्टर क्यों हमारे जहन में है। इसलिए कि उन्होंने एक बहुत विशाल संसार खुद से बनाया,
जो कुछ था उनमें से। तो नितेश जी, आपकी मैं बोलना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि बोलना क्या है, बोलने में क्या जाता है। सही, लेकिन देखिए, बोलने में एक नुक्ता, एक पंक्चुएशन मार्क, एक पॉज, एक सही स्ट्रेस उसका अर्थ का अनर्थ कर देता है, और नहीं तो अर्थ को और खूबसूरत बना देता है ना। प्रोजेक्शन क्या है, मूड कैसे जाएगा आपका। मुझको एक बहुत अच्छी बात याद आती है, हमारी एक कोलिग थी मनीषा जैन, आजकल मनीषा जी दिल्ली आकाशवाणी की हेड हो, तो उनके फादर भी ब्रॉडकास्टर थे। तो उन्होंने अपने फादर का जिक्र किया कि वो जैसे अनाउंसमेंट हो रही है कि आपने किसी फिल्म के डिटेल्स बताए, और अगर मान लो वो प्रील्यूड से शुरू हो रहा है रिकॉर्ड जी, तो वो अपने अनाउंसमेंट का एंड करते थे, इस गाने के संगीतकार हैं मदन मोहन, तो प्रील्यूड से म्यूजिक से शुरू हो रहा है। जी जी जी। अगर वो कहते थे कि अगर मान लो उन्होंने एंड में कहा, उनको लगा कि गाना जो है सीधे बोलों से शुरू हो रहा है, करेक्ट, तो वो आखिर में गीतकार की बात करते थे। जी, वाह, बहुत है ना। हाँ, गीतकार या गायक की बात करते थे, ताकि गाना जो है सीधे बोलों से स्टार्ट हो। तो इवन जो फेड आउट है, फेड इन है, ये भी बहुत कमाल की चीज है। आपको ये समय का जो है ना एक सेंस जो होता है, आपको ये मालूम होना चाहिए, है ना, कि कई बार ये होता है कि गाने बहुत लंबे होते हैं और आपके पास इतना वक्त नहीं होता, आपको समेटना होता है, तो आपको कहाँ उस गाने को किस खूबसूरती से काटना है कि ऐसे लगे कि गाना इतना ही था, इतना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। फिर हमको ये भी बताया गया कि फिलर, लोगों को लगता है कि जो आखिर बीच में जो म्यूजिक बजता है वो ऐसी नहीं, उसका भी मायने हैं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि मान लीजिए आप सितार का कार्यक्रम है, सितार बजाए, तो उसके बाद में आप सितार का फिलर बजाएंगे तो आप उस प्रोग्राम को किल कर देंगे। बिल्कुल है कि नहीं? तो फिलर आपका सितार का नहीं होगा, और फिल्म म्यूजिक का प्रोग्राम है तो फिल्म म्यूजिक का वो दीजिए। मान लीजिए कि अगर किसी संगीतकार से आपने इंटरव्यू लिया था, उसका फिलर मिल जाए तो कहना ही क्या। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो एक ब्रॉडकास्टर जो है, जो हमेशा विद्यार्थी होता है, उसको सीखनी चाहिए। और एक और चीज, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ना मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में प्रोग्राम करता हूँ। मेरा मानना है कि ब्रॉडकास्टर को तो अगर उसका कॉन्फिडेंस शेक हो रहा है तो ज्यादा बुरी बात नहीं है। उससे क्या होगा, वो सजग रहेगा। ओवर कॉन्फिडेंस में वो गलत कर सकता है, क्योंकि रेडियो में एक बार चीज एयर पे चली गई वो वापस नहीं आएगी। तो रेडियो में कहते हैं, हमको ये सिखाया गया कि थोड़ा सा भी डाउट है या तो उसको बोलो मत, या फिर क्रॉस चेक कर लो। फिर डाउट है फिर क्रॉस चेक कर लीजिए, फिर डाउट है फिर क्रॉस चेक कर लीजिए। खास तौर से खिलाड़ियों के नाम, कलाकारों के नाम, और जो दूसरे देशों के जो राजनयिक हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनके नाम, जगहों के नाम। और अब तो आपके पास सुविधा है हाउ टू प्रोनाउंस इट। अगर आप ये टाइप कर देंगे तो आपको तो गूगल से वो भी पता चल जाता है कि ये पॉलिश वर्ड है, जर्मन वर्ड है, इसको कैसे प्रोनाउंस करना है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, कुछ टूल्स जो आज के जमाने में अवेलेबल है। अगर हमारे जमाने में होते तो हम लोग तो क्रांति कर देते हैं। मैं कभी कभी वही सोचता हूँ, शायद ये ईश्वर की लीला है जो इस तरह से किसको किस वक्त कहाँ भेजना है, और शायद उन्होंने भेजा है। और ये बात मेरे अक्सर ये जहन में आती थी कि जो आज की तकनीक है वो अगर आपको मिल जाती, और उस तरह की परफेक्शनिज्म के साथ, उस तरह के शोध के साथ, रिसर्च के साथ, नाप तोल के साथ अगर कार्यक्रम होते तो न जाने दुनिया कहाँ होती, और आकाशवाणी एक और नए सितारे के साथ आगे चलता। खैर, ये तो वक्त की बात है। आपसे ये जानना चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा, मैं बीच में एक चीज और बोलना चाह रहा हूँ। जरूर। क्या होता है कि वो जो आपने कहा ना, वो चीजें होती तो हम ये कर सकते थे, लेकिन क्या होता है कि ना हमारे डेडलाइन होती है। हम लोग को तो जैसे आप एक फिल्म बना रहे हैं, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो रहे, बन रही है ना। हाँ जी। हमारे साथ तो ऐसा नहीं है। हमको अगर कोई रेडियो डॉक्यूमेंट्री है उसको भी 2 दिन में खत्म करना है, हमारी डेडलाइन है। तो उसमें आपका रिसर्च शामिल है। अच्छा, कई बार तो ऐसा होता है कि रेडियो में जो लेखक आते हैं वो भी कोई ऐसा तो अवतारी पुरुष तो है नहीं, वो भी हमारे साथ रहते रहते, काम करते करते सीखता ना आदमी की रेडियो की लैंग्वेज क्या होगी, है ना। इसकी क्योंकि जो बहुत एकेडमिक लोग होते हैं वो ना किताबों पूरी किताबी भाषा ले आते हैं। रेडियो की भाषा वैसे नहीं, रेडियो की डॉक्यूमेंट्री की जबान अलग होगी, म्यूजिक का प्रोग्राम है वो अलग होगा। और तो वो क्या है कि उसको बहुत, उस पर बड़ा हम लोग को काम करना पड़ता था। और एक और चीज जो मैं रहना चाहे इसके मैं बोलना चाहता हूँ कि आज भी बहुत सारे लोग रेडियो पर गलती करते हैं। वो हमेशा, आप
मैक्सिमम लोगों को सुनिएगा, क्या बोलते हैं सभी सुनने वाले श्रोताओं को। अरे जो सुन रहा वही तो श्रोता है, तो या तो सुनने वाले बोलिए या श्रोताओं को बोलिए, लेकिन बोलते हैं संबोधन में दोस्तों बोलते हैं, संबोधन में अनुस्वार नहीं लगता। बिल्कुल बिल्कुल है ना, बिल्कुल। तो ऐसी कई सारी, मुझको याद है किसी ने एग्जाम्पल दिया था कि वो कोई लड़की थी, वो प्रोग्राम पेश कर रही थी, सुबह सुबह आई और जल्दबाजी में सत श्री अकाल और ये और सब बोला और सुबह सुबह शब्बा खैर भी बोल दिया। तब जब आपको उर्दू के बारे में मालूम नहीं है तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए। अच्छा वो ना उनको मालूम नहीं मरहूम और महरूम में क्या फर्क है, वो गलत बोल जाते हैं, एक गलत नुक्ता लगा और मामला बिगड़ गया। हाँ, तो अगर उर्दू बोल रहे हैं तो उर्दू का सम्मान यही होगा कि आप नुक्ते सही लगाएं, है ना। और हाँ, क्योंकि भाषा का जो कोई भी शब्द हम बोलते हैं ना, उसकी अपनी एक गोलाई होती है, उसको ना बोलते समय उसमें की जो मात्राएं होती हैं वही उसको आकार देती हैं। उसको कितना लंबा खींचना ये आपको मालूम होना चाहिए। सही, बिल्कुल सही। अब कमल जी आपका बहुत समय ले रहा हूँ, लेकिन बातें ऐसी हैं कि मतलब मैं मुझे आनंद आ रहा है, मैं गोते लगा रहा हूँ। मुझे अगला प्रश्न में, क्योंकि प्रश्न तो मैंने इतने सारे रखे हैं अपने सामने, लेकिन मैं आपकी बातों से ही इतना प्रभावित हो जा रहा हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा प्रश्न अगला उठाऊं। आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने तमाम संगीतकारों, तमाम कलाकारों, तमाम गायिकाओं और एक्टर्स, एक्ट्रेस, बहुत विविध तरह के लोक संगीत के जानकार, लेखक, प्रस्तोता, सब तरह के, सब विधाओं के प्रकांड पंडितों से आपने इंटरव्यू लिया है, साक्षात्कार किया है। कौन से साक्षात्कार आपके जहन में एकदम छपे हुए हैं जिनको आप अपने लिए मानते हैं ये मील का पत्थर था? कौन से चैलेंजेस थे और किनके साथ आपकी भेंट एकदम अविस्मरणीय, यादगार है? कुछ पल आप अगर हमारे साथ शेयर करना चाहें, उन बातचीत, वो दौर, क्योंकि हम तो उनसे मिल नहीं पाए, लेकिन हमने आपको सुना उनसे मिलते हुए, तो मैं कभी सोचता हूँ कि स्टूडियो में क्या माहौल रहा होगा, कैसे आपने बातचीत की होगी, और आपके ठहाके, वो हंसी, मैं आज भी वो खनक महसूस कर सकता हूँ जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ। थोड़ा बताइए। दीपेश भाई, ऐसा है कि ऐसे तो बहुत सारे इंटरव्यू हैं। देखिए, लता जी से बात करने का मौका मिला, उनके घर जाने का मौका मिला, वो किसी बहुत बड़े, मतलब वो मेरे लिए अविस्मरणीय घटना है वो, है ना। लेकिन हाँ, अगर बातचीत आशा जी से बातचीत की, वो भी नैयर साहब का इंटरव्यू, दिन भर हमारे साथ रहे, नौशाद साहब दिन भर रहे, प्यारेलाल जी, आनंद जी और खयाम साहब, सरदार मलिक साहब, और ये आपके वो ये जो है प्रेम धवन साहब। अब मुझे याद है, लेकिन मैं एक जैसे इंटरव्यू करने गए मनोज कुमार साहब का इंटरव्यू करने के लिए, तो वो उनको रीढ़ की हड्डी में बड़ी दिक्कत थी, तो कैसे करें इंटरव्यू समझ में नहीं आ रहा था। एक इंटरव्यू तो उनका हमारे ऑफिस में हुआ था, जो मैंने किसी और ने किया था। तो हम जब उनके घर गए तो फिर हमने कहा कि आप लेटे रहिए और हम जो है वो आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लेंगे, है ना। तो वो लेटे हुए थे, हमने माइक्रोफोन उनकी वो लगा दिया वहां पर और बातचीत शुरू हो गई। दूसरा, जब वहीदा जी आई तो वहीदा जी को भी बीच में काफी दिक्कत थी, लेकिन वो हाँ, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि इंटरव्यू छोटा हो जाए, लेकिन वो बातों में इतने हम लोग मशगूल हो गए कि वो उनको भी अच्छा लगा, तो पता नहीं चला कि समय कैसे निकल गया। तो हाँ, और बी आर चोपड़ा साहब बहुत विनम्र, इतने प्यार से मुझे पुत्र कह के, मैं जब भी फोन करूं तो पुत्र क्या हाल चाल है। तो और ऐसी मुझको याद है कि नैयर साहब का इंटरव्यू हो गया, खत्म हो गया, उसके कुछ दिनों के बाद उन्होंने मेरे को एक बार फोन किया लैंडलाइन पे, तो आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब थी, तो मैंने दोबारा पूछा कि कौन सा बोल रहे हैं, तो बोले तेरा प्यो बोल रहा हूँ। पंजाबी में प्यो का मतलब पिता होता है। तो मैंने कहा पापा जी पैरी पहना, तो हाँ, तो बोले और तू कल क्या कर रहा है? उनकी टोन थोड़ी वैसी थी। मैंने कहा कुछ नहीं पापा जी, आप बोलिए। और कल का लंच तू मेरे साथ करेगा। वाह साहब, मैं तो साथ में आसमान, तो मुझे तो हैरानी हो रही है। मैं गया, वो कहीं ठाणे में रहते थे पेइंग गेस्ट के रूप में, और वहाँ मैं गया, उनके एक और दोस्त भी आए थे, हम 3 लोग थे, और
एक पूरा दिन जो है मुझे नैयर साहब के साथ गुजारने का मौका मिला। वाह वाह वाह। तो मैं आप बताइए ना, किसके सामने बाकी ना कितने छोटे हैं, बताइए। सही, मतलब अब आपकी बात सुनकर मेरे दिमाग में वो फ्लैट, वो आप गए, मतलब एक चित्र, और रोंगटे खड़े हो गए कि क्या बन रहे होंगे, कैसे आपने महसूस किया होगा, कितना सुंदर। ये मैं आनंद जी को देखता हूँ, कल्याण जी, आनंद जी, प्यारेलाल जी। देखिए, ये सब के सब लोग जो इतने जो महान बने संगीतकार, इतने जो बड़े बने जी, हाँ, तो वो ऐसे नहीं बने साहब। कुछ तो बात है ना, ऊपर वाले की भी ऊपर इसलिए मेहरबानी थी। एक तो अजीब प्रतिभाशाली लोग। फिर देखिए क्या होता है कि कलाकारों की दुनिया में ना ईर्ष्या, द्वेष, किसी की सफलता से ये सब चीजें भी बहुत होती हैं। लेकिन अगर आप उनकी उपलब्धियों पर दृष्टि डालें, आपको इन लोगों ने ऐसे ऐसे हीरे जवाहरात दिए हैं गानों की शक्लों में, धुनों के रूप में, जिन्होंने आपकी जिंदगी के कितने पलों को रोशन किया साहब। आप इनका एहसान चुका सकते हैं, बताइए। मदन मोहन साहब को, क्योंकि वो मेरे सबसे प्रिय संगीतकार हैं, मदन मोहन साहब। आप सोचिए कि कितना मतलब रूहानी संगीत दिया साहब इन लोगों ने। बिल्कुल। तो ऐसे लोग है तो मनुष्य ना सबके सब। तो हम जब उनके जीवन के नकारात्मक पक्ष पर बात नहीं करें, और मैंने तो अपने हर इंटरव्यू में यही कोशिश की कि ये मेरे मेहमान हैं। मुझे कई बहुत सारे चैनल में ये होता है ना, खोद करके ऐसी चीजें जिनको मसाला बनाया जा सके, जिनको वो सनसनी बनाई जा सके। रेडियो ने हमको कभी नहीं ये सिखाया, आकाशवाणी ने हमेशा ये सिखाया कि जो भी व्यक्ति आता, अतिथि है आपका, आप उसका स्वागत करिए पूरे दिल से। और ऐसा उसको बिल्कुल लगे ही नहीं, उसको लगे कि वो अपने परिवार में आया और उसकी उपलब्धि पर बात करिए। बहुत ही सकारात्मक इंटरव्यू। तो इसीलिए वो जब जाते थे तो वो अपने साथ उस तरह की मीठी यादें लेके जाते थे, उनको याद रहता था। और मुझे कहा नैयर साहब का इतना बड़ा कमेंट, बोले मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा है बेटा ये इंटरव्यू। वाह वाह वाह। तो हाँ। दोस्तों, कमल शर्मा जी से हमारी बातचीत आगे जारी रहेगी। तीसरे और अंतिम खंड के साथ इस ऑडियो पॉडकास्ट श्रृंखला का हम समापन करेंगे। तो रॉय के साथ रॉयल एफएम सुनते रहिए। और हाँ, याद रखिएगा, आकाशवाणी के 9 दशक, रेडियो की वो मीठी सी कसक। ये श्रृंखला यूं ही रॉय के साथ रॉयल एफएम पर डॉक्टर दीप्तेश टिप 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 विक रॉय नील पन्ना आप तक पहुंचाता रहेगा। अगली मुलाकात तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।